और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पालमपुर के बोदा गांव में सत्याग्रह किया जा रहा है। शराब ठेके के खिलाफ महिलाएं ये सत्याग्रह कर रही हैं। पिछले 5 दिनों से ठेके के सामने उनका ये सत्याग्रह जारी है। ठेके के बाहर ये महिलाएं डटी हैं। यहां पर ये महिलाएं भजन कीर्तन करती नजर आ रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि ठेके को गांव से बाहर खोला जाए और अगर उनकी मांगे न मानी गई तो अब इन महिलाओं ने भूख हड़ताल की भी चेतावनी दे डाली है। दरअसल गांव में ठेका खुलने से नशे में डूब रहा है यहां का युवा, यहां के अधेड़, और महंगाई में घर चलाने वाले खर्च में कटौती कर रहे हैं। कई तरह की और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इन महिलाओं को। बच्चों की स्कूली फीस, किताबें, उनकी ड्रेस, जरूरी रोजमर्रा के सामान के लिए भी इन महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना है। गांव में खुले शराब ठेके में अपनी गाढ़ी कमाई यहां के जो मर्द हैं वो लुटा रहे हैं और इसी को देखते हुए ये महिलाएं अब शराब ठेके के खिलाफ लगातार सत्याग्रह कर रही हैं। ठेका बंद करवाने का विरोध है। किस तरह का विरोध है? शांतिपूर्वक। क्या आश्वासन क्या मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला हमें। बस जो कोई आता बोलता है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 11 बजे तक बताया था आज, और कोई किसी ने कुछ नहीं किया। आज भी आए और बोला कि कोर्ट के अंडर होगा, ऐसे होगा। बस आश्वासन दे के चले जा रहे हैं। बस यही कि ठेका हमें शिफ्ट करवाना है दूसरी जगह। कहाँ कोई लोकेशन दी आपने इनको या कुछ ऐसा? लोकेशन यही कि जहाँ था वहीं पे शिफ्ट कर दो इसको, यही लोकेशन है हमारी। हाँ और अगर जी। फिर भी ठेका अगर यहीं खुलता है फिर क्या आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? हम ऐसे बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा का। विचित्र, शराब ठेके के खिलाफ ये महिलाएं जो है सत्याग्रह जारी रखें क्योंकि सबसे ज्यादा इसका जो खमियाजा है वो इन महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। इनकी पूरी जिंदगी जो है इन शराब ठेकों की वजह से कहीं ना कहीं मुसीबत का शिकार हो जाती है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास? हिना, देखिए, निश्चित तौर पर हम यहाँ पर एक बात समझना भी चाहेंगे और थोड़ा बताना भी चाहेंगे कि ये जो शराब के ठेके होते हैं इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि हमारी सरकार का अगर अतिरिक्त अगर रेवेन्यू जो जनरेशन होती है या बढ़ता है या रेवेन्यू आता है सरकार के पास, तो कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो शराब के ठेके रहते हैं। और देखा था हम लोगों ने कोविड काल में भी, जब सब कुछ बंद था तो शराब के ठेकों से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेशन हुई थी, सरकार को फायदा हुआ था। तो यही वजह कि आजकल ये ठेके पहले तो शहर में हुआ करते थे, लेकिन अब ये गांव, गली, घरों और गांव के इस ऐसे नुकरों में भी खुलने शुरू हो गए हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं समाज के हर तबके पर जरूर पड़ा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से महिलाएं ये जो कह रही हैं कि शराब का ठेका पहले जहां था वहीं शिफ्ट कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है पहले शराब का ठेका यहाँ से बहुत दूर था, जिससे जो ये गांव के लोग थे वो अछूते थे। एक बात हम ये भी समझना चाहेंगे कि जितनी इमीडिएट हम किसी चीज को अप्रोच करते हैं या जो जितनी नजदीक होती है जो चीजें, हम उसको और उतना ज्यादा तवज्जो देते हैं, उतनी ज्यादा तरजीह देते हैं और उतना ही ज्यादा उस चीज को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे में क्या है कि गाँव के लोग जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो वो लोग जो है अब जब दिहाड़ी मजदूरी के बाद सीधे घर पहुंचते थे, जो आमदनी होती थी वो अपनी घरवाली, जो उनकी घर संभालने वाली जो उनकी महिलाएं हैं उनको उनके हाथों में थमाते थे। लेकिन वो उसकी कटौती कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो हो रही है। शायद यही वजह है कि ये तमाम महिलाएं हैं, गांव की जितनी भी तमाम महिलाएं हैं, ये शराब के ठेके के बाहर जाकर आज जिस तरह से सत्याग्रह कर रही हैं और पिछले 5 दिनों से इसी तरह से डटी हुई हैं और कह रही हैं कि जब तक इस ठेके को यहाँ से शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक ये इसी तरह से करती रहेंगी। दूसरा पहलू इसका यह है कि कहीं ना कहीं अब सरकार की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि पुलिस यहाँ पर पहुंच रही है। पुलिस यहाँ से इन लोगों को हटने के लिए कह रही है कि यहाँ से हट जाइए, क्योंकि इसकी नीलामी हुई है, बाकायदा एक कानून के दायरे में के तहत हुई है। 1 करोड़ रुपया मालिक की ओर से खर्च किया गया है। तो अब जिसने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है वो भी कमाएगा, कानूनी दायरे में कमाएगा। तो ये दोनों ही इस वक्त बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये रहने वाली है ना कि निकट भविष्य में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। क्या ये सत्याग्रह खत्म होता है या फिर यहाँ पर एक तरफ देखें कि जो सरकारी या कानूनी दायरे में ये लोग जो मालिक हैं उनकी जीत होती है। विचित्र, जिस तरह से अभी हम बाइट सुन रहे थे उसमें महिलाओं का कहना था कि उनसे मिलने के लिए काफी लोग आए हैं और इस बात का आश्वासन भी दिया कि उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत आपको वहां पर क्या नजर आ रही है? जमीनी हकीकत यही है कि ना कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि क्योंकि जिस आदमी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो भी कानूनी दायरे में,
तो वो जो है वो भला क्यों यहाँ से इस ठेके को शिफ्ट करेगा? उसको मालूम है कि 1 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट अगर हुआ है तो उसकी यहाँ पर आमदनी निश्चित तौर पर होगी, तो वो कहाँ से होगी? इन्हीं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के स्तर से ही होगी। यही लोग हैं जो कहीं ना कहीं दिन को कुछ भी कामकाज करके आते हैं, तो उसके बाद जो कहीं ना कहीं अपना पैसा कुछ अपनी, चाहे वो दिन भर की जितनी कमाई होती है उसका कुछ प्रतिशत तो यहाँ पर आकर वो इन्वेस्ट करते ही हैं। इन्वेस्ट तो क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पर खर्च करते हैं, तो उसकी कटौती कहीं ना कहीं घर में हो रही है। और क्योंकि महंगाई का दौर है, तो महंगाई के दौर में निश्चित तौर पर महिलाएं तो परेशान होंगी, क्योंकि बच्चों की फीस भी अदा करनी है, किताबें कॉपी लेनी है, वर्दी तक जो है बिल्कुल बिल्कुल विचित्र। तो देखना अहम रहेगा कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ इसमें होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिचित शर्मा आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, किसानों को सुखू सरकार का बड़ा झटका लगा है। खरीफ फसलों के बीजों की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ाई गई हैं। सब्सिडी बीजों की मात्रा में भी कटौती की गई है। किसानों को सीमित मात्रा में ही बीज मिलेंगे। आपको बताएं कि सब्सिडी के जो बीज हैं वो सीमित मात्रा में ही दिए जाएंगे। मक्की हाइब्रिड का बीज जहां पहले 60 रुपए प्रति किलो था, वहीं इस बार 75 रुपए में है। और अन्य जो किस्में हैं 49 के बजाय 58 रुपए। इस तरह से बाजरा का जो बीज है 52 के बजाय 64 रुपए, चरी का 35 रुपए के बजाय 44 रुपए में, धान का बीज 105 के बजाय 120 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना है वो यहाँ के किसानों को करना पड़ रहा है, जो अब बीजों की कीमतों में इजाफा किया गया है और सब्सिडी के बीज की मात्रा भी कम की गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, कहीं ना कहीं किसान जो है इस फैसले से परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस ताल्लुक से? हिना, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा झटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। पहली बात जो प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, करीब 15 रुपए तक की बढ़ोतरी जो बीज होते हैं खरीफ की फसल के उनमें कर दी गई है। इसके अलावा बढ़ोतरी के अलावा लिमिटेड कर दिया गया है। पहले अनलिमिटेड बीज मिलते थे, जितने किसान को ज़रूरत होती थी उतने बीज खरीदे जाते थे, लेकिन अब ये लिमिटेड कर दिए गए हैं। बढ़ोतरी की अगर मैं बात करूँ, रेट में बढ़ोतरी की, तो पहले बाजरा जो है तो 40 किलो मिलता था, 40 रुपए की सब्सिडी थी, लेकिन अब ये सब्सिडी घटाकर 30 रुपए की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कर दी गई है। बरसीम जो बहुत महत्वपूर्ण होता है खासकर पशुपालकों के लिए, उस पर सब्सिडी पहले स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 75 रुपए दी जाती थी, लेकिन अब इस सब्सिडी को घटाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मक्की की सब्सिडी अब 40 रुपए मिलती थी प्रति किलो, अब ये प्रति किलो सब्सिडी 30 रुपए कर दी गई है। इस प्रकार से लगभग सभी धान के ऊपर, जो हाइब्रिड धान है पहले 95 रुपीज़ सब्सिडी मिलती थी, अब 80 रुपीज़ कर दी गई है। तो अब लगातार ये जो सब्सिडी कम कर दी गई है, इतनी कीमतों में बढ़ोतरी इन बीजों की हुई है, तो ऐसे में बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए है। इसके अलावा जो दूसरी बात की गई है, लिमिटेड कर दिया गया है। अब जिन किसानों की अधिक भूमि है, अधिक जोत है, कृषि योग्य भूमि है, उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि प्रति किसान के हिसाब से अब बीज दिए जाएंगे, ना कि ज़मीन जोतने योग्य ज़मीन के हिसाब से बीज दिए जाएंगे। पहले अनलिमिटेड था, किसान जितनी ज़रूरत होती थी उतने बीज खरीद सकता था, लेकिन अब ये भी लिमिटेड कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 2 योजनाओं के तहत किसानों को बीज दिए जाते हैं। एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत बीज दिए जाते थे, उसके तहत सब्सिडी दी जाती थी, और दूसरी मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अब इन दोनों ही योजनाओं में जो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी का हिस्सा था उसको घटा दिया गया है, और ये बिल्कुल राजेंद्र, और देखना अहम रहेगा कि इस पर अब विपक्ष किस तरह से हमलावर होता है, विपक्ष क्या कुछ कहेगा। और तमाम तर जो जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को दे दें, जिस पर हम राजेंद्र से अपना जो डिटेल्स है वो हासिल करेंगे, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं शिमला की जंग की।
प्रचार पथ पर कैबिनेट मंत्री भी नजर आ रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के प्रचार में कैबिनेट मंत्री और विधायक मशोबरा ढली और न्यू शिमला में नजर आएंगे। अनिरुद्ध सिंह शांति विहार ढली और लोअर ढली में नजर आएंगे। वहीं रोहित ठाकुर कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। कई मंत्री और विधायक भी नजर आएंगे। तो पूरी तरह से अब जो कांग्रेस पार्टी है अपनी पूरी ताकत जो है वो इन शिमला नगर निगम चुनाव में झोंक रही है और तमाम अहम जो चेहरे हैं कांग्रेस के वो अब नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं मंत्री और विधायक। मुख्तलिफ इलाकों में। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, अब हम बात करेंगे शिमला नगर निगम चुनाव की। तमाम अहम चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आज की मसरूफियात रहने वाली है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल ही ना, अब चुनाव प्रचार अब चरम पर है और कांग्रेस की तरफ से जैसे कि जिम्मेदारियां तय की गई हैं। 5 कैबिनेट मंत्री पांचों अब वार्डों में नजर आएंगे। लगातार जनसंपर्क ये कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं। हालांकि कब उतरेंगे, कहां वो जनसभा करेंगे, ये अभी तय नहीं किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह वो चुनाव प्रचार में उतर गई हैं और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा CPS जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी वो डोर टू डोर कन्वेंसिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। इसके अलावा स्थानीय विधायक जो शिमला जिला के हैं और आसपास के क्षेत्रों के हैं वो भी चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। तो पूरी ताकत अब आज से कांग्रेस पार्टी भी झोंक रही है। पिछले कल मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया और अब इस मैनिफेस्टो को घर घर पहुंचाने का जिम्मा इन मंत्रियों को दिया गया है। 5 कैबिनेट मंत्रियों को दिया गया है, CPS को दिया गया है, तमाम विधायकों को दिया गया है, जिनकी जिम्मेदारी नगर निगम चुनावों में लगाई गई है। पूरी ताकत हम देख सकते हैं अब अपने पूरे चरम पर चुनाव प्रचार शिमला नगर निगम का हो गया है। वही दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी पूरी ताकत झोंक दी गई है। हमने देखा सभी 35 वार्डों में भाजपा के दिग्गज हिमाचल प्रदेश के जो राजनीतिज्ञ हैं भाजपा के, वो सभी वार्ड तक गए और नुक्कड़ सभाएं उन्होंने की। इसके अलावा आज भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंच रहे हैं। कल उनके रोड शो हैं, एक ताबड़तोड़ रोड शो वो कल करने जा रहे हैं सुबह से शाम तक। तो ऐसे में पूरी ताकत दोनों राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस की तरफ से झोंक दी गई है और अब हम कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार नगर निगम को लेकर पूरे चरम पर। और दूसरी बात ये भी है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणा पत्र और दृष्टि पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अब कोशिश रहेगी दोनों की तरफ से कि इन घोषणा पत्रों को घर घर तक पहुंचाया जा सके और वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके अपनी नीतियों के माध्यम से और जो घोषणाएं की गई हैं नगर निगम को लेकर उनके माध्यम से। और लगातार ये कोशिश पूरे प्रदेश भर का राजनीतिक अमला अब शिमला में पहुंच गया है, दोनों ही राजनीतिक दलों का, और पूरी ताकत झोंक दी गई है। और अब हम देखेंगे जैसे जैसे चुनाव प्रचार के समाप्ति निकट होती जाएगी वैसे वैसे बिल्कुल राजेंद्र, तो शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर शिमला में सियासी पारा जो है वो काफी गर्म नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा, आपका अदा करना चाहेंगे तमाम अहम खबरों के बारे में जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। और यहां नमस्ते हिमाचल में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। LG मनोज सिन्हा ने CCS में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा।
प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली। लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरत नाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरत नाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। लेह में Y20 प्री समिट, करीब 30 देशों के 200 से ज्यादा डेलीगेट्स आ चुके हैं। समिट आज से 28 अप्रैल तक। G20 समिट का टूरिज्म समिट जम्मू कश्मीर में होगा। पर्यटन विभाग और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को काफी उम्मीद है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी शिमला नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी बीजेपी की तरह कई बड़े वादे किए गए हैं। कुछ वादे बीजेपी से अलग हैं तो कुछ बीजेपी से बढ़कर भी हैं। सीएम सुखविंदर सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के हाथ में ये शिमला चुनाव का घोषणा पत्र है, जिसे जारी करते वक्त सरकार के कई मंत्री और कांग्रेस विधायक भी मंच पर मौजूद रहे। ऐसा लगा मानो घोषणा पत्र निगम चुनाव का नहीं बल्कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव का है, जिसे जारी करते हुए पहले प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, पर उसमें सारी वो बातें हैं जो वो उन अपने कार्यकाल में कर सकते थे, पर उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। अब उसमें लोगों को लुभाने की बातें की जा रही है। अब हमने जो मैनिफेस्टो लाया है, हमने ये ध्यान में रखा है कि लोगों की क्या क्या समस्या है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि कांग्रेस निगम की सत्ता में आई तो हर वार्ड में यूवी फिल्टर पानी की सप्लाई होगी, दोहरी टैक्स प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा, हर वार्ड में सुंदर पार्क बनाए जाएंगे, हर वार्ड में रियायती दर पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी, निगम की खाली जमीन पर गरीबों को घर बनाकर देंगे, लोगों को बिना एनओसी के पानी कनेक्शन मिलेगा, शिमला में नशा मुक्त केंद्र बनाया जाएगा, हर वार्ड में इंडोर स्टेडियम और ओपन जिम होगा, हर वार्ड में एम्बुलेंस रोड बनाने की प्राथमिकता होगी, सब्जी और अनाज मंडी शहर के बाहर बनाए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के नगर निगम के रहते लोगों को ऐसा पानी पिलाया कि कई लोगों की जॉन्डिस से मौत हो गई, लेकिन हम सबसे शानदार पानी पिलाएंगे। पहली बार आजादी के पहली बार जॉन्डिस फैला, अश्विनी खड्ड का गंदा पानी लोगों को पिलाया गया और उसमें जब जॉन्डिस फैला तो कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। और यही नहीं, इनके सर पर भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी जूं तक नहीं रोकी। ब्लीचिंग पाउडर से दूर हटना चाहते हैं, क्लोरीन्स जो मिलती है पानी में उससे दूर हटाना चाहते हैं। हमने वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूवी रेज का
इस्तेमाल करके शिमला की जनता को स्वच्छ पानी दिलाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वादों के जरिए जनता को सिर्फ गुमराह करती है और लोगों को धोखा देती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार एक धोखेबाज सरकार है, क्योंकि इस सरकार ने अपने 4 महीने के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को धोखा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने वादों को सच्चा और दूसरे के वादों को झूठा बता रहे हैं। ऐसे में अब गेंद जनता के पाले में है, जो 2 मई को निगम चुनाव के जरिए मतदान करेगी, जिसके नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। कई वादे एक जैसे हैं तो कई वादे अलग भी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किसके वादे में क्या है। 40,000 लीटर तक मुफ्त पानी देंगे, हर वार्ड में यूवी फिल्टर पानी की सप्लाई करेंगे। यानी बीजेपी के वादे क्या है, कांग्रेस के वादे क्या है, ये ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। एक निगम एक टैक्स सिस्टम लागू करेंगे, वहीं कांग्रेस का कहना है कि दोहरी टैक्स प्रणाली को खत्म करेंगे, हर मोहल्ले में सुलभ शौचालय बनाएंगे, और कांग्रेस का कहना है कि हर वार्ड में सुंदर पार्क बनाएंगे, हर मोहल्ले में व्यवस्थित पार्किंग सुविधा होगी। कांग्रेस का कहना है कि हर वार्ड में रियायती दर पर पार्किंग सुविधा होगी। बीजेपी का जहां कहना है कि गरीबों के लिए जहां ढारा वहीं मकान, तो कांग्रेस ने कहा कि खाली जमीन पर गरीबों को घर बनाकर देंगे। बीजेपी ने कहा कि बिना एनओसी के पानी कनेक्शन देंगे, वहीं बिना एनओसी के पानी कनेक्शन की बात कांग्रेस ने भी कही है। और नशे के लिए बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि नशा मुक्त के लिए जन आंदोलन चलाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि शिमला में नशा मुक्त केंद्र बनाए जाएंगे, और बीजेपी ने कहा कि हर मोहल्ले में ओपन जिम बनाया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि इंडोर स्टेडियम होंगे, ओपन जिम भी बनाएंगे। बीजेपी का कहना है कि शिमला के अंतिम छोर तक एम्बुलेंस जो है उसकी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, रोड बनाई जाएगी। कांग्रेस ने कहा कि हर वार्ड में एम्बुलेंस रोड की प्राथमिकता होगी। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ वादे जो है वो घोषणा पत्र के एक जैसे हैं और कहीं अलग अलग यहां पर घोषणा पत्र में भी वादे दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे बीजेपी ने कहा है कि नई सब्जी और अनाज मंडी के काम में तेजी लाई जाएगी, वहीं कांग्रेस ने कहा कि सब्जी और अनाज मंडी शहर के बाहर बनाई जाएगी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस अपने जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। मुख्यतः कर्मचारियों का शहर है और कर्मचारियों के साथ हमने वायदा किया था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी वायदा किया था, वायदा नहीं किया था। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला कर दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी और उसके लिए जो भी औपचारिकताएं निभाई जानी थी वो सारा करके वो पूरा खाका तैयार कर दिया गया। अब भविष्य में जो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी जब भी रिटायर होंगे उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। तो जो है जयराम जी ने तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे। यहां तक कहा कि जिसने पेंशन लेनी है वो आके चुनाव लड़ें विधानसभा के भीतर। अभी कर्मचारी भूले नहीं है कि किस तरह कर्मचारियों पे डंडे चलाए गए, उनके ऊपर पानी बरसाया गया, उनको जो है मारा गया बाहर, और किस ढंग से उनके खिलाफ कानून को दरकिनार करके एफआईआर दर्ज की गई। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो जख्म पूरी तरह हरे हैं और इस चुनाव में कर्मचारी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हम कर्मचारियों के साथ हैं, कर्मचारी हमारे साथ हैं, और हम जो कर्मचारियों के अलावा हमने जो है स्पष्ट तौर पे कहा जो हमारी 10 गारंटियां हैं वो हमारा राजनीतिक धर्म है उनको निभाना। हम उनको पूरा करेंगे, हर हालत में पूरा करेंगे।
तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।